पहले का देश नहीं रह गया है। इस देश के अंदर एक जागृति पैदा हुई है। इस देश के अंदर ये स्थिति पैदा हुई है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस अपनी परंपरागत बपौती सीट समझते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर इस चुनाव में अमेठी और रायबरेली में लोगों ने आईना दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को भी जिस तरह के समीकरण के जोड़ तोड़ में कुशवाहा जी को भारतीय जनता पार्टी ने पत्ता खेला और उसका खामियाजा लोगों ने भुगताया है। और समाजवादी पार्टी को भी जिस आकांक्षा के साथ लोगों ने साथ दिया था, अगर उससे वह नहीं उतरती है तो लोगों में एक जागृति आई है, जन जागृति आई है। और इसको किसी तीन तिकड़म से कुछ चेहरे के चमक के आड़ में या कुछ युवा जो है लफबाजी करके आप नहीं बदल सकते। देश बदल रहा है। हाँ। पार्टियों को बदलना पड़ेगा। हाँ। राजनीति अब बदलेगी, अविकल कपलियाल साहब नहीं चलेगी। उत्तराखंड में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर प्रदेश स्तर पर सरफटौल जारी है। 2 नामांकन दाखिल होते हैं, बाद में ऐन मौके पर नामांकन पेपर वापस बुला लिए जाते हैं। खबरें हमारे पास ये छन के आई कि साहब भगत सिंह कोश्यारी जी और निशंक साहब के बीच में एक मिडिल पाथ बन गया है कि साहब एक व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, एक नेता विपक्ष बन जाएगा और खंडूड़ी साहब अपना अलग थलग हो जाएंगे। ये तमाम आशंकाओं के बीच क्या इस बात का इंतजार हो रहा था कि पहले राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के भीतर की आपदा को निपटाया जाए, फिर प्रदेश की आपदा को निपटाएंगे? इसमें एक बात मैं जोड़ दूं, फिर अविकल जी टिप्पणी दें। हाँ। मुझे लगता है कल रात 9 बजे के बाद जो घटनाक्रम हुआ भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद धुंध साफ हो जानी चाहिए उत्तराखंड में कि अध्यक्ष कौन बनेगा। अब तो धुंध नहीं दिखती मुझे। ऐसा है। हाँ, अतुल जी, इसमें ऐसा है कि मुरली मनोहर जोशी के बाद राजनाथ सिंह भाजपा के दूसरे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो उत्तराखंड की राजनीति से की नस-नस से वाकिफ है। ठीक है। जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे उस समय उत्तराखंड अलग हुआ और यहाँ वो न्याय पंचायत स्तर तक भी यहाँ के कार्यकर्ताओं से उनके संबंध है। हाँ। और वो जानते हैं कि यहाँ पे ऊंट कब किस करवट बैठेगा। ठीक है। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड की राजनीति में कई बार बड़ा अहम रोल अदा किया है। जैसे 2009 में जब खंडूड़ी जी की विदाई हुई तो उस समय यह था कि कोश्यारी जी और राजनाथ सिंह के बहुत अच्छे संबंध थे और कोश्यारी जी और खंडूड़ी जी कोश्यारी जी और निशंक जी एक ही नाव पे सवार थे और इन्होंने दिल्ली में प्रेशर बनाया और खंडूड़ी जी के खिलाफ जो भी हुआ उसकी आपने परिणति देखी। उसके बाद निशंक जी आ गए। अब कोश्यारी जी और खंडूड़ी जी एक नाव पे हो गए। देखिए समीकरण यहां बदल रहे हैं लगातार। जो आपने कहा यह भी हो सकता है, ये दोनों एक हो गए और निशंक जी चले गए। उसके बाद दोबारा ताजपोशी में भी राजनाथ सिंह का बड़ा अहम रोल रहा, निशंक के उसमें भी रहा और खंडूड़ी जी की विदाई में भी रहा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उनका यहाँ की राजनीति से बड़ा अच्छा संबंध रहा और विधानसभा चुनाव जो 2012 के हुए जिसमें वो चुनाव प्रभारी थे, उस दौरान भी उन्होंने उत्तराखंड में टिकट बंटवारे से लेकर हर मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 1 बात जी। नंबर 2 ये कि वो भगत सिंह कोश्यारी बेशक राजनाथ सिंह के बहुत करीबी है, लेकिन राजनाथ सिंह कुछ मजबूरियों के चलते या हो सकता है बदनामी ना हो, वो भगत सिंह कोश्यारी के लिए कुछ ऐसा वैसा खास कर नहीं पाए। 2007 में जब मुख्यमंत्री पद की लड़ाई हुई थी तो कोश्यारी भी एक प्रबल दावेदार थे, लेकिन उस समय बाजी लगी खंडूड़ी जी के हाथ। जब खंडूड़ी हटे तब भी कोश्यारी एक दावेदार थे, बाजी लगी निशंक जी के हाथ। तो ये जो राजनाथ सिंह के आगे जो मजबूरी है, मुझे लगता है ये अब जो कल रात का जो समीकरण बदला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर या जो बन गए हैं, उसके बाद ये जो मजबूरी है इससे उनके हाथ पैर भी बंध गए हैं। अब तक ये लग रहा था कि कोश्यारी जी बन जाएंगे, उनके फेवर में बन भी रहा था। मुझे अब ये लग रहा है कि उत्तराखंड में जो छत्रप है इनके बीच संतुलन स्थापित करने के लिए राजनाथ सिंह को थोड़ा गंभीर मंथन करना पड़ेगा। और जो आपने ये नेक्सस बताया कि एक नया नेक्सस बना है, ऐसा ये नेक्सस बन सकता है, इसमें कोई बहुत अच्छा शब्द दिया आपने। नेक्सस अच्छा शब्द है ये, क्योंकि कभी गाड़ी नाव पे कभी नाव गाड़ी पे। उत्तराखंड की राजनीति ऐसे ही इन 3 में से 2 एक हो जाते हैं। हाँ। तो एक का सुपड़ा साफ हो जाता है। ठीक बात है। तो अब जो 2 एक हो गए होंगे तो दिल्ली में उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप दिल्ली में ज्यादा नजर रख रहे हैं, ज्यादा करीब से देख रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह के आने के बाद ये एक मंथन बीजेपी के अंदर शुरू हो गया है कि प्रदेश अध्यक्ष एक बड़े कद का हो, क्योंकि कांग्रेस भी अपना एक नया प्रदेश अध्यक्ष तलाश रही है। हो सकता है सतपाल महाराज बने, हो सकता है हरीश रावत बने, कोई बड़ा ठाकुर नेता बने।
तो उसकी काट के लिए इन्हें भी किसी बड़े नेता की तलाश है। तो मुझे जो लगता है कि कोश्यारी के साथ कहीं ऐसा ना हो, आप पता करिए कि खंडूड़ी जी के नाम पे भी तो विचार नहीं होने लग गया यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को लेके। ठीक बात है। नहीं, हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये आ रही है, मैं इसको पुष्ट तौर पे नहीं कह रहा, ये अपुष्ट जानकारी ये आ रही है कि साहब खंडूड़ी जी के सामने एक गाजर लटकाई गई है, वो इस बात की कि देखो भैया 2014 में सरकार हमारी बन रही है, आपको केंद्र में बड़ा पोर्टफोलियो देंगे, महत्वपूर्ण भूमिका देंगे, संगठन में आपको महत्वपूर्ण किरदार देंगे, लेकिन प्रदेश स्तर के इन दो प्रदेश स्तर के नेताओं को आपस में निपटने सुलझने दो, ये भी उनसे कहा गया है। हालांकि खंडूड़ी जी ने क्या कहा यह मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों को और आगे बढ़ाएंगे। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए घर, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाद भी और उनके भी। पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आती हूँ, इसे ठीक करूंगी, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना। रहो हमेशा पास पास। Pentagon Mall, Haridwar, Uttarakhand largest mall and multiplex by Supertech. जी, तो राजनाथ सिंह को ताज मिला है, लेकिन अब चुनौतियां क्या हैं, हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण बनेंगे, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, किस तरह से कल्याण सिंह की वापसी और राजनाथ सिंह की ताजपोशी के मायने जमीनी तौर पर क्या निकाले जाएंगे। इसी बीच कुछ लोगों ने यह भी कहा कि साहब फैजाबाद से या लखनऊ से नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम अटकलों के बीच में राजनाथ सिंह का चेहरा सामने आया, गडकरी साहब नेपथ्य में चले गए। अब आगे होगा क्या, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का बढ़ता हुआ कद, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर उनको पोर्ट्रे किया जाना नॉन ऑफिशियल तरीके से, वो राजनाथ सिंह जी के ऊपर कितना भारी पड़ेगा, यह भी समझने वाली बात है। विंध्यवासिनी कुमार साहब, आप कल्याण सिंह जी के छोटे भाई जैसे हैं, बहुत करीबी हैं उनके, अंदर की खबर आपके पास रहती है। नरेंद्र मोदी का बढ़ता हुआ कद और राजनाथ सिंह जी की ताजपोशी के बीच कल्याण सिंह की गडकरी की तारीफ करना, यह किस तरह की खेमेबाजी को हवा देता है। देखिए, नरेंद्र सिंह मोदी जी आज गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं एक बात आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा लोकतांत्रिक दल है,
फैसले आपसी बात विमर्श विचार विमर्श के कारण होते हैं। कल भी जो फैसला हुआ माननीय राजनाथ जी का, वो सबसे विचार विमर्श करके हुआ। आज कल्याण सिंह जी जो फिर से पार्टी में आए हैं, उसमें राजनाथ जी की भी एक भूमिका है, बाकी भी पार्टी के नेताओं की भूमिका थी। और जब गए थे तब भी भूमिका थी राजनाथ सिंह जी की। अब वो बीती बात भूल जाइए। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में दोनों लोगों का आना, हाँ, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भी बल देगा, ताकत देगा। दोनों लोगों का पुराना अनुभव है, राजनाथ जी का अनुभव है, और आज मोदी के बारे में पूरे देश में बड़ा उत्साह का वातावरण, और पूरे देश का कार्यकर्ता मानता है कि मोदी की लीडरशिप, मोदी को आगे ले आने का, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए देश की पार्टी को लाभ मिलेगा। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरा मेरा कि उनका जो परफॉर्मेंस है मोदी जी का गुजरात के अंदर, उनका जो गवर्नेंस है, इसका लोगों में बड़ा छाप पड़ा है। लोगों में एक अच्छे भाव से लोगों ने देखा है। उनका परफॉर्मेंस 2002 में भी देखा गया था। नहीं, ये मैंने मोदी जी कह रहा हूँ। नहीं, मैं भी मोदी जी का कह रहा हूँ। गुजरात में 2002 में मोदी जी का जो पौरुष और जो उनका प्रताप देखा गया, उसकी पूरी दुनिया ने निंदा की। अटल जी ने भी निंदा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी एक साथ बैठे हुए थे। पत्रकारों ने सवाल पूछा अटल जी से। अटल जी ने कहा कि राजधर्म का पालन करना चाहिए हर किसी को। तो मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के कान में कहा कि यह भी कह दीजिए मैं राजधर्म का पालन कर रहा हूं। अटल जी ने नहीं कहा और हंसते हुए खड़े हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। विंध्यवासिनी जी, नरेंद्र मोदी के ऊपर जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो हमला कर रही हैं, उनको ये जानना चाहिए आज इस सब चीजों से बेदाग होकर के निकलेंगे, और उनके ऊपर कोई आरोप इस प्रकार का बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो कांग्रेस की कांग्रेस का देखिए जो आप मैं नहीं, सुनिए मैं थोड़ा आपकी जानकारी और बढ़ा दूं। आप जो कह रहे हैं आरोप बिल्कुल नहीं है, तो ये एसआईटी का गठन क्यों हुआ था? तमाम अलग अलग कमीशन के सामने नरेंद्र मोदी पेश ना हो, इसकी कवायद क्यों हुई? आरोपों से मुक्ति किस कुंभ में स्नान करने से हो गई, ये तो पता लगे। और कब हो गई हमें नहीं पता, हमको पता नहीं लगा। माघी स्नान कब हो गया कुंभ में जिससे आरोप मुक्त हो गए सब? ऐसा कौन सी माघी पूर्णिमा आई? बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के आरोपों से मुक्ति हुई नहीं आप लोगों की? जी विंध्यवासिनी जी। हाँ, बताएं। नहीं, ऐसा कौन सा हुआ उपक्रम जिससे हम ये मान लें कि मुक्त हो गए सारे आरोपों से? अभी तो उनके ऊपर कोई आरोप लगा नहीं है, और मैं मानता हूं कि जो आरोपों की लंबी उससे ज्यादा तो, अरे आप किस दुनिया में हैं? कल्याण सिंह जी के नहीं, कल्याण सिंह जी क्या बड़े करीबी मुझे पता है। मुझे नहीं पता कि कल्याण सिंह जी के साथ आपने भी बीजेपी छोड़ी कि नहीं छोड़ी, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो वक्फा है, जब कल्याण सिंह जी बीजेपी में नहीं थे, लगता है उस दौरान की सारी स्मृतियां आपने अपने मस्तिष्क से इरेज कर दी हैं, डिलीट कर दी हैं क्या? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, सन 65 से काम कर रहा हूं। हाँ, मैं व्यक्ति के कारण काम नहीं करता। हाँ, ये ठीक है कि जब उस दल के नेता थे, मैं भी विधान परिषद में पर हाउस का लीडर था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नहीं, आपने जो कहा ना, नहीं, आपने जो मोदी साहब को जो क्लीन चिट दी, वो क्लीन चिट आखिरकार निकल के कहां से आई? कौन से मंथन से ये अमृत कलश के भीतर से चिट निकाली भैया आपने? कुछ उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। जहां आरोप साबित है, अरे आरोप साबित होना, सुनिए कुमार साहब, आरोप साबित होना और आरोप ना होना दोनों में बड़ा अंतर है। अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए। उनके ऊपर आरोप हैं लेकिन साबित नहीं हुए। आपने ये कहा कि उनके ऊपर आरोप ही नहीं है। मतलब साबित नहीं हुए तो कौन सा आरोप है? अरे हम बताएं, विंध्यवासिनी जी जिन पर आरोप है उत्तर प्रदेश में, उन पर तो कोई कार्रवाई हो नहीं। विंध्यवासिनी जी, अरे विंध्यवासिनी जी, अगर आपके फार्मूले को मैं मान लूं कि चुनाव जीतना आरोप मुक्ति है, अगर मैं मान लूं, हालांकि मैं मानूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं मान लूं तो मुझे कांग्रेस को बरी कर देना होगा 84 के दंगे से। मुझे बरी कर देना होगा कांग्रेस को इमरजेंसी से। कैसे बरी कर दूं? कांग्रेस भी उसके बाद चुनाव जीती है, उसने भी शासन चलाया है। क्या आरोप खारिज हो जाते हैं? नहीं। इस देश के मन पर घाव लगा है, कैसे खारिज कर दें?
गोपाल तो कृष्ण जी, खारिज करने लायक ही नहीं कांग्रेस। गोपाल राय जी के पास चलूंगा। नहीं ये आपकी दोहरे टिप्पणी को मानदंड खारिज नहीं, करता हूं ये मैं। दोहरे मानदंड नहीं अपनाइए। विंध्यवासिनी कुमार जी, आपकी टिप्पणी को सिरे से खारिज करता हूं। आपने कहा नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई आरोप नहीं, फिर आपने कहा आरोप साबित नहीं हुए। आरोप साबित